इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें इस एक्ट के जरिए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी संख्या सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में बढ़ाई गई। दोनों जगह पर अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन किया गया। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, उन्हें नॉमिनेट किया जाता था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, साथ ही जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनके द्वारा। जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनके मेंबर्स को नॉमिनेट करती थी लोकल बॉडीज़ सच एज यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, ईटीसी। इसलिए एक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन तो फॉलो हो रहा था, लेकिन शब्द इलेक्शन अभी भी यूज़ नहीं होता था। जो इंडियन मेंबर्स थे इन काउंसिल्स के अंदर, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया और बजट डिस्कस करने का अधिकार दिया गया। अगला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वायसरॉय थे। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की गई, इसलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स दोनों के साइज़ को फर्दर बढ़ाया गया। जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें 16 से 60 कर दिया गया सदस्यों की संख्या को, और ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी मेंटेन की गई। लेकिन जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनमें अब ऑफिशियल मेजॉरिटी ख़त्म कर दी गई। वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या अब ज़्यादा हो गई है। भारतीयों को पहली बार जो वायसरॉय है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिली। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जो लॉ मेंबर के तौर पर वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंटर हुए। अब क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का भी अधिकार सदस्यों को दिया गया। अगला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चैम्सफोर्ड वायसरॉय थे। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो मुख्य एम था वो था भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण करना। शब्द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो सेंट्रल काउंसिल थी उसको अब द्विसदनीय बना दिया गया, यानी बाई कैमरल कर दिया गया। उसमें एक अपर हाउस बनाया गया जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला गया, एक लोअर हाउस बनाया गया जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोला गया। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं सेंटर के और प्रोविंसेस के, उनको सेपरेट किया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको फर्दर डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स के अंदर। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उन्हें एडमिनिस्टर करता था गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहीं रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स को गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही केवल एडमिनिस्टर करती थी। क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दो भागों में डिवाइड हो गए थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, इसलिए प्रोविंसेस में एक डायरार्की यानी ड्यूअल गवर्नमेंट बन गई। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया गया। डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 में से 3 मेंबर्स भारतीय होंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कहा गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया सिख, भारतीय क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को। काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस है उसमें 60 मेंबर किए गए जिनमें 34 इलेक्टेड थे। लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस है उसमें 144 मेंबर किए गए जिनमें 104 यानी 104 इलेक्टेड थे। जब इन सीटों पर 1923 में चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी ने 145 में से 45 सीटें जीतीं। इसके अलावा इस एक्ट ने कहा कि 10 साल के बाद एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो इस एक्ट में कहा गया है उसको वो रिव्यू करेगा और वो ये देखेगा कि भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी या नहीं बनी। लेकिन 10 साल से पहले ही 2 साल पहले ही 1927 में एक कमीशन बनाया गया जिसे साइमन कमीशन बोला गया। इसमें 7 मेंबर्स थे, सातों मेंबर्स अंग्रेज़ थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1930 में सौंपी। अब इन रिपोर्ट पर पूरी चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई, यानी गोलमेज सम्मेलन किए गए, जो कि 3 हुए और तीनों के तीनों लंदन में हुए। 1930, 31, 32 में ये तीनों सम्मेलन हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्हीं सम्मेलनों के बाद उसे इशू किया गया। अगला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसमें 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल थे। हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान की जो रीढ़ है वो यही एक्ट है। भारत का संविधान लगभग सारा का सारा ही इस एक्ट से लिया गया है। इस एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का निर्माण किया जिसमें प्रोविंसेस जो भारत में हैं वो होंगे प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो होंगे।
यानी भारत को एक भारत संघ बना दिया गया। जो डायआर्की है वो सेंटर पे तो अलाउ की गई, लेकिन अब प्रोविंसेस में हटा दी गई इस एक्ट के तहत। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया 1934 में। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया शेड्यूल कास्ट के लिए, औरतों के लिए और मजदूरों के लिए। एक फेडरल कोर्ट को बनाया गया 1937 में। बर्मा यानी म्यांमार को भारत से सेपरेट कर दिया गया। इसके अलावा 2 नए प्रोविंसेस भी बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। जो प्रोविंसेस थे उनमें बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी द्विसदनात्मक शासन प्रणाली वहाँ ला दी गई। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म लागू कर दिया गया, यानी अब वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी। 3 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई, फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट थे, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे। रेजिडुअरी पावर वायसरॉय को दी गई। फेडरेशन अपने आप में कभी पूरी तरीके से आ नहीं पाया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इस फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। प्रोविंसेस में डायआर्की के स्थान पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। इसके अलावा प्रोविंसेस के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई। इसका मतलब गवर्नर जो प्रोविंसेस का होता था, अब वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता था। 1937 में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो प्रोविंसेस में लाई गई थी, उसे 1939 में फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे 1858 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसे फिर से एबॉलिश कर दिया। काउंसिल ऑफ इंडिया क्या थी? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक काउंसिल थी। फ्रेंचाइज यानी वोटिंग राइट्स को अब एक्सटेंड किया गया और 10% आबादी को अब लगभग राइट टू वोट मिल गया। इसके अलावा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाए गए। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। साइमन कमीशन ने ये प्रॉमिस किया कि भारत को अब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, पर वो दिया नहीं गया इस एक्ट के तहत। आरबीआई एक सेंट्रल फेडरल बैंक था। लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। 20 फरवरी 1947 को वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि जो रूल है ब्रिटिश रूल, वो भारत में 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आ गया और 15 अगस्त तक रेडक्लिफ के द्वारा पूरे भारत का डिवीज़न कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए।